नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है रुद्रपुर उत्तराखंड से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 28 फरवरी 2021 को अपने भाई को घर आया देख निशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका भाई काफी समय बाद उसे ससुराल से लेने आया था। उस वक्त निशा और उसका पति रिंकू घर गृहस्थी में आए उतार चढ़ाव को लेकर काफी परेशान चल रहे थे, जिसके चलते उनका घर चिंता और परेशानियों से घिरा हुआ था। इस दौरान निशा ने कई बार अपने मायके जाने की सोची थी, लेकिन वो रिंकू को ऐसी स्थिति में छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। रिंकू की परेशानी का कारण ये था कि सन 2017 में उसके परिवार में एक ऐसी अनहोनी हो गई थी जिसमें उसकी मां और उसके 2 भाइयों की मौत हो गई थी। उसकी मां की एक जीवन बीमा पॉलिसी थी। मां की मौत के बाद बीमा की रकम मिली तो उसके छोटे भाई विपिन ने चालाकी से सारी रकम हड़प ली थी। भाई के विश्वासघात से रिंकू को जबरदस्त झटका लगा था। बाद में उसका छोटा भाई विपिन उसकी जान का दुश्मन बन गया था। अपने साले दीपक के आने के बाद रिंकू ने निशा को समझा बुझाकर उसी दिन उसके साथ मायके भेज दिया। मायके पहुंचने के बाद भी निशा बार बार अपने पति को फोन करके उसकी खैर खबर लेती रही। 28 फरवरी को रात करीब 10 बजे निशा की रिंकू से फोन पर आखिरी बार बात हुई। रिंकू ने निशा को बताया था कि उसका भाई विपिन कुछ लोगों के साथ उसके पास आया था और उसने गाली गलौज की थी। उसके बाद से उसका मोबाइल बंद हो गया था। अगले दिन 1 मार्च 2021 को सुबह निशा ने फिर से रिंकू को फोन मिलाया तो उस समय भी उसका फोन बंद आ रहा था। रात से लगातार रिंकू का फोन बंद आने से निशा परेशान हो उठी थी। जब उससे नहीं रहा गया तो वो भाई दीपक को साथ लेकर ससुराल जा पहुंची, लेकिन वहां उसके घर का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे देखकर निशा और उसके भाई दीपक परेशान हो उठे। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी पड़ोसियों को दी, जिसके बाद कॉलोनी के कुछ लोग दीवार फांदकर घर के अंदर पहुंचे तो अंदर रिंकू का खून से सना शव पड़ा हुआ था। पति का शव देखते ही निशा चक्कर खाकर गिर पड़ी। रिंकू की हत्या की बात सुनकर पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई थी। इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। बंद घर में एक युवक की हत्या की बात सुनते ही पुलिस आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंच गई। ये घटना रुद्रपुर उधम सिंह नगर से सटे भदईपुरा इलाके की है। वो जगह रमपुरी चौकी के अंतर्गत आता था, इसलिए जानकारी मिलते ही रमपुरा चौकी प्रभारी अनिल जोशी ने इस घटना की जानकारी अपने आला अधिकारियों को दी और खुद घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। सूचना मिलते ही रुद्रपुर कोतवाल NN पंत, CO अमित कुमार, SP मिथिलेश सिंह और SSP दिलीप सिंह कुंवर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। रिंकू का शव बंद घर के अंदर मिला था। किसी ने रिंकू के सिर में सटाकर गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हत्या की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने सबसे पहले मृतक की बीवी निशा से पूछताछ शुरू की। निशा ने बताया कि वो एक दिन पहले ही अपने भाई के साथ मायके चली गई थी, जहां पर उसे पति द्वारा ही पता चला था कि उसके भाई विपिन ने उसके साथ गाली गलौज की थी। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मृतक के भाई विपिन और उसके एक सहयोगी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। SSP ने केस की तह तक जाने के लिए SOG समेत 3 टीमों को लगाया। शव को देखकर लग रहा था कि रिंकू की हत्या कई घंटे पहले की गई थी। पुलिस ने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने गोली की कोई आवाज नहीं सुनी थी। हालांकि मृतक की बीवी ने अपने ही देवर पर रिंकू की हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस के लिए इस तरह के सबूत तब तक मायने नहीं रखते जब तक पुलिस हत्या से संबंधित कोई तथ्य न जुटा ले। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए रिंकू के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया, लेकिन पोस्टमार्टम होने से पहले ही मृतक के ससुराल वालों ने पोस्टमार्टम का विरोध करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि पहले इस हत्या केस का खुलासा करो, बाद में पोस्टमार्टम कराना। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए थे। रिंकू के ससुराल वाले उसके छोटे भाई समेत अन्य कई रिश्तेदारों पर उसकी मां के एक्सीडेंट क्लेम के रुपए हड़पने के लिए हत्या का आरोप लगा रहे थे।
इस मामले में रिंकू ने कोर्ट के माध्यम से 22 फरवरी 2020 को रुद्रपुर कोतवाली में अपने छोटे भाई विपिन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। ये बात पुलिस के संज्ञान में थी। उन्हीं तथ्यों के आधार पर 1 मार्च को निशा यादव की ओर से देवर विपिन यादव, सचिन यादव और दीपक यादव के खिलाफ कोतवाली में रिंकू की हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। मुकदमा धारा 302 के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस केस की तहकीकात शुरू करते हुए सर्विलांस की मदद से रिंकू के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। उसी दौरान पुलिस ने रिंकू के घर के पास स्थित दुकानदार पुष्पेंद्र से पूछताछ की तो उसने बताया कि 28 फरवरी की शाम रिंकू उसकी दुकान से सिगरेट लेने आया था। उस वक्त उसके साथ 3 अन्य लोग भी थे जिन्हें वो नहीं जानता। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने रिंकू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली, जिससे पता चला कि उस वक्त उसकी पत्नी ने ही उससे बात की थी। पुलिस ने निशा से पूछताछ की तो निशा ने अपनी सफाई देते हुए अपनी तरफ से अपने 2 गवाह पेश करके साबित करने की कोशिश की कि उसके भाई और बहन ने विपिन और उसके 2 साथियों को घर से तमंचा लेकर भागते हुए देखा था। पुलिस ने उसके भाई और बहन के बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसके भाई बहन भदईपुरा में रहते ही नहीं तो उन्होंने उनको भागते हुए कैसे देख लिया। निशा का बिछाया यही जाल उसके लिए जी का जंजाल बन गया। पुलिस को संदेह हो गया कि जरूर रिंकू की हत्या करने में निशा की ही भूमिका रही होगी। हालांकि पुलिस ने इस केस को पारिवारिक विवाद से जोड़कर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी थी, लेकिन जब पुलिस को निशा ही संदिग्ध लगी तो पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। निशा को हिरासत में लेकर पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स निकाली तो उसके नंबर पर सबसे ज्यादा बात भदईपुरा निवासी उसके पड़ोसी अभिषेक यादव से होती पाई गई। 28 फरवरी 2021 को भी निशा और अभिषेक यादव के बीच कई बार बात हुई थी। पुलिस ने निशा से कड़ी पूछताछ की तो वो पुलिस के दांवपेच में फंसती चली गई। आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अभिषेक से मिलकर अपने पति की हत्या कराई है। उसने पुलिस को बताया कि अभिषेक यादव और उसके बीच काफी समय से अवैध संबंध थे। इस बात का शक उसके पति रिंकू को हो गया था। उसने एक दिन हम दोनों को रंगे हाथों घर में ही पकड़ लिया था, जिसके बाद उसका पति से मनमुटाव हो गया था। उसी मनमुटाव के चलते उसने अभिषेक से मिलकर उसकी हत्या करा दी। उसके बाद उसने अपने पारिवारिक संबंधों का नाजायज फायदा उठाते हुए इस केस में अपने ही परिवार वालों को घसीटने की कोशिश की। निशा तेज-तर्रार महिला थी। उसने रिंकू के साथ कोर्ट मैरिज की थी। रिंकू से कोर्ट मैरिज करने के बाद उसने रिंकू को कैसे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाया, ये रोमांचक कहानी है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से लगभग 1 किलोमीटर दूर किच्छा मार्ग पर एक कॉलोनी है, भदईपुरा। इसी कॉलोनी में भान सिंह यादव का परिवार रहता था। भान सिंह के 4 बेटे थे। समय के साथ चारों बेटे जवान हुए तो वे भी कामों में अपने पिता का सहयोग करने लगे। चारों बेटों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया तो भान सिंह के परिवार की स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि उसी कमाई के सहारे उसने मकान भी बनवा लिया। भान सिंह ने समय से 2 बेटों की शादी कर दी थी। रिंकू तीसरे नंबर का था। रिंकू ने किसी फोटोग्राफर के यहाँ रहकर फोटोग्राफी का काम सीखा और वो शादी में फोटोशूट का काम करने लगा। इसी दौरान किसी बीमारी के चलते भान सिंह की मृत्यु हो गई। भान सिंह के निधन से घर की जिम्मेदारी चारों बेटों पर आ गई। चारों बेटे पहले की तरह ही एकमत होकर घर की सारी जिम्मेदारी निभाते थे। रिंकू भी शादी लायक हो गया था। रिंकू फोटोग्राफी का काम करता था, इसलिए उसे अक्सर बाहर रहना पड़ता था। अब से करीब 8 साल पहले रिंकू दिल्ली में किसी शादी में फोटोशूट के लिए गया हुआ था। उसी दौरान उसकी मुलाकात निशा से हुई। निशा देखने भालने में ठीक ठाक थी। शादी में फोटोशूट के दौरान वो रिंकू से इम्प्रेस हुई तो उसने रिंकू का फोन नंबर ले लिया। उस शादी के बाद रिंकू अपने घर आ गया था। रिंकू के घर आने के 1-2 दिन बाद ही रिंकू के पास निशा के फोन आने लगे। फोन पर बात होने के दौरान ही निशा ने बताया कि हल्द्वानी और रुद्रपुर में उसकी बहनें रहती है, वो उनके घर भी आती जाती है। समय गुजरते निशा और रिंकू के बीच प्रेम अंकुरित हुआ और दोनों ही एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे। उसी दौरान निशा कई बार अपनी बहन के घर आई
तो उसने रिंकू को मिलने के लिए अपनी बहन के घर बुलाया। उसी दौरान रिंकू के परिवार वालों को भी पता चल गया था कि वो निशा नाम की किसी लड़की से प्यार करता है। उसके परिवार वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि शादी के मामले इतने आसान नहीं होते। ऐसे मौके इंसान की जिंदगी में बार बार नहीं आते। किसी की लड़की घर में लाने से पहले उसके परिवार के बारे में जानकारी जुटाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन रिंकू अपने परिवार वालों की एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। परिवार के इसी विरोध के चलते रिंकू ने परिवार वालों को बिना बताए निशा से कोर्ट मैरिज कर ली। निशा से शादी करके रिंकू ने शहर में ही उसे किराए का एक कमरा दिला दिया। वो भी उसी के साथ रहने लगा। जब घर वालों को उसकी हकीकत पता चली तो उन्होंने उसकी मजबूरी समझकर निशा को घर लाने को कहा। निशा रिंकू के घर वालों के रहमो करम पर बहू बनकर परिवार के बीच रहने लगी। शादी के कुछ समय तक तो निशा ठीक ठाक रही, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका व्यवहार बदलने लगा। उसके घर वाले उसे बोझ लगने लगे, जिसके चलते वो रिंकू पर घर वालों से अलग रहने का दबाव बनाने लगी। यहाँ तक कि वो परिवार वालों का खाना बनाने के लिए भी तैयार नहीं थी। रिंकू का छोटा भाई विपिन उस वक्त कुंवारा था। घर में आई बहू की हालत देखकर उसके घर वालों ने अपने छोटे बेटे विपिन की शादी करने का फैसला कर लिया। विपिन की शादी की बात चली तो उसके योग्य एक लड़की मिल गई। विपिन की शादी होते ही घर में दूसरी बहू आई तो घर वालों को कुछ राहत मिली। विपिन की शादी होते ही रिंकू अपनी पत्नी निशा को लेकर अलग रहने लगा। खाना पीना घर परिवार से अलग बनने लगा, लेकिन रहन सहन उसी घर में था। भाई तो भाई होते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे 4 बहुओं का रहना किसी मुसीबत से कम नहीं था। यही कारण था कि परिवार में आए दिन किसी न किसी बात पर मनमुटाव होता रहता था। जिस घर में कलह होने लगे तो वहां शांति के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। वही इस परिवार में भी हुआ। सन 2017 में रिंकू की मां द्रौपदी अपने 2 बेटों भरत यादव और सुनील यादव के साथ किसी काम से बरेली गई हुई थी। वहां से घर लौटते समय उनकी बाइक किसी गाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे उन तीनों की मौत हो गई। घर में एक साथ 3 मौतें हो जाने के कारण रिंकू को जबरदस्त झटका लगा। उसके बावजूद उसने जैसे तैसे अपने परिवार को संभालने की कोशिश की। दोनों भाइयों की विधवा पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी भी उसी ने संभाली, लेकिन ये सब निशा को पसंद नहीं था। निशा शुरू से ही तेज तर्रार थी। पैसे से उसे कुछ ज्यादा ही प्यार था। उसी दौरान निशा को पता चला कि उसकी सास द्रौपदी का जीवन बीमा था, जिसका क्लेम उनके नॉमिनी को मिलना था। रिंकू के सभी परिवार वाले ये बात जानते थे कि अगर पैसा रिंकू के हाथ में चला गया तो उसकी पत्नी सारे पैसों पर अपना कब्जा जमा लेगी। दूसरे रिंकू के घर अभिषेक यादव का बहुत आना जाना था। अभिषेक यादव आवारा युवक था, जिसका घर में आना उसके परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। अभिषेक का घर आना रिंकू को भी खलता था, लेकिन निशा को बुरा ना लगे इसलिए वो अपनी जुबान बंद रखता था। रिंकू के भाई विपिन और उसके रिश्तेदारों ने पूरी कोशिश की कि पैसा किसी भी हाल में रिंकू या उसकी बीवी के हाथ में ना जाने पाए। जब ये जानकारी निशा को हुई तो उसने घर में बवाल खड़ा कर दिया। अपने भाई की मजबूरी और अपनी भाभी के चरित्र और व्यवहार को देखते हुए विपिन ने LIC से मिलने वाली मां की पॉलिसी की रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। ये जानकारी निशा को हुई तो घर में तूफान आ गया। निशा ने घर में जमकर हंगामा किया। उसने रिंकू का भी जीना हराम कर दिया। वो बात बात पर उससे लड़ने झगड़ने लगी। इस बीच अभिषेक यादव का भी घर में आना जाना बढ़ गया था, जिससे उसके परिवार वाले बुरी तरह चिढ़ते थे। विपिन के खाते में रुपए जाने के बाद निशा उससे बुरी तरह चिढ़ने लगी थी। उसने अपने पति रिंकू से साफ शब्दों में कह दिया कि इस घर में मैं या तो मेरा परिवार रहेगा या फिर विपिन। रिंकू निशा की जिद से परेशान था। उसने कह दिया कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। साथ ही उसने मां की LIC के रुपए हड़पने का आरोप लगाकर रुद्रपुर कोतवाली में एक FIR भी दर्ज करा दी। विपिन ने अपने कुछ रिश्तेदारों और सहयोग से पुलिस से मिलकर जैसे तैसे वो मामला निपटाया। इससे विपिन को लगा कि अब उसके घर में अपने भाई के साथ रहना उसकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। वो अपना घर छोड़कर अपनी ससुराल बिलासपुर में जाकर रहने लगा। तब से वो वहीं पर रह रहा था। विपिन के घर छोड़ते ही निशा के सारे बंद रास्ते खुल गए। सुबह होते ही रिंकू अपने काम पर निकल जाता। उसके बाद वो अभिषेक को फोन करके
अपने घर पर बुला लेती थी। रिंकू के अभी 2 ही बच्चे थे, जिसमें बड़ी बेटी मानवी 5 साल की थी और उससे छोटा बेटा मानव 3 साल का था। मानवी तो स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी छोटा था, जिससे निशा को कोई खास परेशानी नहीं होती थी। वो रिंकू के नहीं होने का लाभ उठाते हुए आए दिन अभिषेक यादव के साथ मस्ती करती थी। अभिषेक का आना जाना बढ़ गया तो मोहल्ले वालों को भी अखरने लगा। चलते चलते ये बात रिंकू के सामने भी जा पहुंची थी। रिंकू ने निशा को समझाने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उल्टे उसे ही समझाते हुए कहा कि अभिषेक उसका दूर का रिश्तेदार है, वो उसके घर पर आने पर रोक नहीं लगा सकती। निशा के सामने रिंकू की एक ना चली। रिंकू का आए दिन बाहर आना जाना लगा रहता था। उसी दौरान एक दिन रिंकू ने अभिषेक और निशा को अपने घर पर ही आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ लिया। अभिषेक तो छत की सीढ़ियों से पीछे कूदकर भाग गया। उस रात रिंकू और निशा के बीच खूब झगड़ा हुआ। रिंकू ने निशा को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन निशा को जैसे सांप सूंघ गया था। उसने रिंकू के सामने माफी मांगते हुए भविष्य में ऐसी गलती ना करने की कसम भी खाई। रिंकू जानता था कि बात ज्यादा बढ़ाने से उसी की बेइज्जती होगी, लिहाजा वो सहन कर गया। निशा जानती थी कि अब रिंकू को अभिषेक के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो आगे किसी भी कीमत पर अभिषेक को सहन नहीं करेगा। उस दिन से अभिषेक काफी दिनों तक उस गली से नहीं गुजरा, लेकिन वो मोबाइल पर हमेशा निशा के संपर्क में रहता था। जब रिंकू कहीं काम से बाहर जाता तो वो घंटों तक अभिषेक से मोबाइल पर बात करती। मोबाइल पर उसने अभिषेक से कहा कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे इस नर्क से निकालकर कहीं दूसरी जगह ले चलो। लेकिन अभिषेक यादव जानता था कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, वो उनका क्या करेगा। आखिरकार उसने निशा के साथ मिलकर रिंकू से पीछा छुड़ाने के लिए एक साजिश रच डाली। साजिश के तहत निशा ने अभिषेक को बताया कि वो 28 फरवरी 2021 को अपनी बहन के घर हल्द्वानी जा रहा है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मेरे आने से पहले रिंकू को दुनिया से विदा कर दो, फिर हम दोनों इसी घर में मौज मस्ती करेंगे। अभिषेक यादव निशा के प्यार में पागल था। वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो उसकी साजिश का हिस्सा बन गया। रिंकू की हत्या करने के लिए उसने अपने दोस्त आकाश यादव, साहिल व सूरज को भी शामिल कर लिया। निशा और अभिषेक यादव ने आकाश को 20,000 रुपए देने के साथ ही एक तमंचा भी दिला दिया था। योजना के तहत निशा ने अपने भाई को अपने घर बुलाया और 28 फरवरी को वो उसके साथ चली गई। निशा के जाने के बाद रिंकू घर में अकेला रह गया था। 28 फरवरी की शाम को योजना अनुसार आकाश यादव और साहिल ने रिंकू के घर पर पार्टी करने की योजना बनाई, जिसमें शराब के साथ मुर्गा भी बनाया गया। पार्टी में तीनों ने रिंकू को ज्यादा शराब पिलाई। उस शाम रिंकू के घर के पास एक शादी भी थी, जिसमें डीजे बज रहा था। डीजे की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देर रात तक चली पार्टी में जब रिंकू बेहोशी की हालत में हो गया तो मौका पाते ही तीनों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। रिंकू की हत्या करने के बाद उन्होंने उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। उसके बाद तीनों घर के दरवाजे पर अंदर से ताला लगाकर छत के रास्ते नीचे कूदकर चले गए। रिंकू की हत्या के बाद आकाश ने अभिषेक को बता दिया कि उसका काम हो गया है। उसके आगे का काम स्वयं निशा ने संभाला। योजना अनुसार निशा ने इस केस में रिंकू के छोटे भाई विपिन और उसके रिश्तेदारों को फंसाने की योजना बना रखी थी, लेकिन उसका ये दांव चल नहीं सका और वो खुद ही अपने जाल में उलझ गई। इस केस के खुलते ही पुलिस ने 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। इस हत्याकांड का खुलासा करने वाली टीम को आईजी ने 5,000 और एसएसपी ने 2,500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।